आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए सबसे पहले बात करने वाले हैं आज की पहली बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान के बारे में वैसे सब जान चुके हैं, लेकिन एक और बड़ा सच जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आतंकी का बेटा पाकिस्तान में पोस्टर बॉय है। यह है पाकिस्तानी सेना के पोस्टर बॉय। लेकिन सोचिए, हार के बाद भी किसी सेना में जश्न और प्रमोशन है तो यह तस्वीर देखिए। पिटने के बाद देख रहे हैं, जंग में हारने के बाद फील्ड मार्शल की उपाधि दी जा रही है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. ये असीम मुनीर की तस्वीर देख रहे हैं। हारने के बाद उन्हें पदक मिला है फील्ड मार्शल के तौर पर। जरदारी खड़े हैं, उनके बगल में शाहबाज शरीफ खड़े हैं। असीम मुनीर सैल्यूट करते हैं और उसके बाद जरदारी उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि देते हैं। पिटने के बाद पाकिस्तान में ही प्रमोशन हो सकता है। Confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. सिर्फ पिटने के बाद पदक नहीं, हारने के बाद जश्न भी होता है पाकिस्तान में। ये हारने के बाद देखिए जश्न दिया गया, पार्टी दी गई है, जिसमें देखिए असीम मुनीर है, शाहबाज शरीफ है और क्रिकेटर शोएब अख्तर को आप देख रहे हैं। हार के जश्न में जो पार्टी पाकिस्तान ने दी है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सेना के अधिकारी आप देख रहे हैं, शाहबाज शरीफ देख रहे हैं, शोएब अख्तर पहुंचे। शोएब अख्तर असीम मुनीर से मिल रहे हैं। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भारत में बंद कर दिया गया है और ऐसे क्रिकेटर्स का बॉयकॉट किया जाना बहुत जरूरी है। शाहिद अफरीदी आपको नजर आने, पहले शाहिद अफरीदी देखिए असीम मुनीर के गले लगते हैं और उसके बाद शोएब अख्तर पीछे हैं जो शाहबाज शरीफ के गले लग रहे हैं। टी शर्ट में जिन्हें आप देख रहे हैं असीम मुनीर के गले लगते हैं, ये शाहिद अफरीदी है। उनके ठीक बगल में शोएब अख्तर खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान ये जश्न इसलिए मना रहा है कि उनकी आवाम को बता सके हमारे नहीं है, जीते हैं। लेकिन आवाम उनकी सब जानती है। सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जीता है या हारा है। हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम उसे टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमसे झूठ बोलने में आ गए हैं। तो सोच के देखो, मतलब इंडिया वाले लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात भर मिसाइलें ताक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रात भर चैन से सो रहे हैं, सुबह उठ के बोल दे रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं। जंग जीतना तो हमारे बस के बाहर था, लेकिन जंग जीतने की खबर है इसको फैलाना ये तो हमारे बस में था ना। तो हम तो स्मार्ट हुए ना भाईजान, यहाँ इंडिया पीछे रह गया भाई। वो तो शुक्र है कि क्रिकेट मैच लाइव होते हैं, नहीं तो सारे वर्ल्ड का मैच अब तक पाकिस्तान ने जीत लिए होते हैं। इंडिया को लगता होगा कि हम इस जंग में हमारा नुकसान हुआ है। पहले पाकिस्तान के अवाब को अंग्रेजी के नाम पे सिर्फ विन और ला नहीं पता था। वो तो शुक्र है कि इस जंग हुई, इससे हमारी वोकैब्स में, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे वर्ड्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तभी तो कम फूटेगा पाकिस्तान। अरे एक तो पता नहीं वो कौन बंदा जो पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है कि कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं, कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं। अरे भाईजान, वो हमला करते हैं जो टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं। हम होते तो हम भी करते, और हम तो रात में मार खाने में आगे थे, और दिन में भी हम कौन सा कुछ कर रहे थे। दिन में तो हम मिठाइयां बांट रहे हैं, वो भी हमारे सेलिब्रिटीज। तुम सोच के देखो, इंडिया में अगर धोनी सड़क पे उतर जाए तो लोग उसे मिठाई की जगह ऑटोग्राफ मांगते हैं, पर हमारे
वाले से मिठाई मांग रहे हैं। ये तो हाल है पाकिस्तान भुखमरी का और हमारे सेलिब्रिटीज का। हमने भारत को हल्के में ले लिया। भारत अब महाभारत के टाइम का भारत नहीं है जो सूरज ढलते ही जंग खत्म कर देगा। हुकूमत की भी कोई जवाब नहीं है, जबरदस्ती कुछ भी बोल रही है। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपने इंडिया की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, तो कह रहे कि हमने इसलिए नहीं किया था कि उनको हमारी लोकेशन न पता चल जाए। पर भाईजान मिसाइल तो लोकेशन पे गिर रही थी और फेक खबरें तो मीडिया वाले ऐसे ही फैला रहे भाईजान। एक वीडियो में तो दिखा रहे कि इंडिया का पायलट हमारे कब्जे में है, बाद में पता चला ये वीडियो इंडिया के पायलट के नहीं हमारे पाकिस्तान के किसी बंदे के। वो बंदा वीडियो में रो रो के बोल रहा है कि भाई मेरी वीडियो वायरल ना करे, कोई हमें इंडिया का बंदा समझ के मुझे मार मूर ना दे। ये तो हाल है पाकिस्तान के। और तो और इंडिया को लग रहा है कि टर्की वाले हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमें हथियार बेच रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाईजान ना करे ऐसा। ये 1.5 घंटा लगाते हैं टर्की वाले आइसक्रीम बेचने में। ये अगर मुजरा ना करे तो इनकी आइसक्रीम ना बिके। इनकी मिसाइलों से लंबी तो इनकी आइसक्रीम बेचने वाली डंडी है। इनसे सपोर्ट लेंगे हम, भाई खौफ करे ऊपर वाले का। और तो और पाकिस्तान की मीडिया भी टेलीविजन में आके कुछ भी फेंके जा रही है कि हमने तो इंडिया के 70% निजाम हैक कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी हैक कर लिया, कंप्यूटर हैक कर लिया। अरे भाईजान व्हाट्सएप से बोल रहा हूँ 7 करोड़ की लॉटरी लगी, ओटीपी बता दो। इसको हैक नहीं बोलते, इसको फर्जी कॉल सेंटर बोलते हैं। इंडिया में हमसे ज्यादा अगर उन्होंने कॉल कर लिया ना, जो हमने लोन में $1 बिलियन लिया वो भी चला जाएगा, वो भी बिना ओटीपी बताए। तो आप सोचिए, पाकिस्तानी सेना बेशक जश्न मना रही हो, लेकिन पाकिस्तान के लोग सच जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक लौता ऐसा देश है जहां आतंकी सड़कों पर घूमते हैं, जिहाद का नारा लगाते हैं, आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान में सेना मार खाकर जश्न मना रही है और आतंकी सड़कों पर लॉन्चर लेकर घूम रहे हैं। लेकिन सोचिए आम मासूम और बेगुनाह का हाल क्या है। यह तस्वीर देखिए, ये भी पाकिस्तान की है। बलूच लोगों को पुलिस वहां की गिरफ्तार कर रही, खींच रही है, घसीट कर जेल में डाल रही है। इन लोग ने क्या किया है कि आप गिरफ्तार कर रहे हैं? तो सोचिए, पाकिस्तान में आतंकी बंदूक लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं और बलूचिस्तान के लोगों को, उनकी महिलाओं और औरतों को पकड़ पकड़ कर, दौड़ा दौड़ा कर इन लोग ने क्या किया जेल में भर रहे हैं, पुलिस वैन में भर रहे हैं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं। एक बच्चे की जुबानी सुनिए, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है। पाकिस्तान आपको प्यारा है या नहीं? नहीं, मुझे बलूचिस्तान प्यारा लगता है। मुझे पाकिस्तान से नफरत है। क्यों? अगर पाकिस्तान अच्छा होता मुझे फिर भी पाकिस्तान पसंद होता था, लेकिन जालिम ये बलोचों बेगुनाह भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, लापता कर रही है। इसलिए लापता कर देते लोगों को, क्यों मार देते, क्या वजह है? ये कहते हैं कि हम सारों के काम खराब करेंगे, अब इनके भाइयों को लापता करेंगे, हमें मजा आता है। ये कोई मजे के लिए आप लोग नहीं कर रहे, आप लोग जालिम हो इसलिए कर रहे हो। क्यों मार देते, वजह क्या है? जालिम है इसलिए मार देते, पता नहीं, हम लोगों ने उसका एक काम भी नहीं बिगाड़ा है। तो पाकिस्तानी सेना इसलिए जालिम है क्योंकि वो सेना नहीं है, दरअसल वो तो आतंकी है। मुखौटा पहना है, सिर्फ वर्दी पहनी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं दरअसल क्योंकि जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के डीजी हैं और ये मुनीर के करीबी हैं। इस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी यही है, मुखौटा भी यही है और इनकी जो भाषा है वही भाषा हाफिज सईद की है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है DGISPR पाकिस्तान की तरफ से। सेना अगर कोई बात रखती है तो शरीफ चौधरी सामने आते हैं, नाम शरीफ चौधरी है और शराफत बिल्कुल नहीं है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जो शरीफ चौधरी को आप देख रहे हैं, ये शरीफ चौधरी और इनके जो पिता थे, इनके पिता और ओसामा बिन लादेन करीबी थे और शरीफ चौधरी के पिता ने ओसामा बिन लादेन के साथ न्यूक्लियर जानकारी साझा की थी। और सोचिए, इनके पिता ग्लोबल टेररिस्ट थे शरीफ चौधरी के। और अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इनके जो पिता ग्लोबल टेररिस्ट थे और उन्हीं का बेटा आज पाकिस्तानी सेना में है। ये इकलौता पाक सेना में ही हो सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं
हाफिज सईद और डीजीआईएसपीआर दोनों एक ही बात कह रहे हैं, दोनों की जुबान भी एक है, शब्द भी एक है। पता नहीं चलेगा आतंकी बोल रहा है या पाक सेना का अधिकारी। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तो क्या यह महज इत्तफाक है? जो शब्द हाफिज सईद के हैं वही शब्द डीजीआईएसपीआर के हैं, पाकिस्तानी सेना के पोस्टर बॉय के हैं। इत्तेफाक नहीं है, दरअसल सिर्फ हुलिया अलग है, अंदर से दोनों एक ही हैं। तस्वीर देखिए जरा, ये जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है बशीरुद्दीन, ये इनके बेटे हैं। ये जो बेटा है ये पाकिस्तानी सेना में है, ये पिता पुत्र हैं दोनों। अब इनके बारे में बताऊं, बशीर की नजदीकी ओसामा बिन लादेन से रही है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का नाम अहमद शरीफ चौधरी है और चौधरी पाक सेना के आईएसपीआर विंग का डायरेक्टर जनरल है। इस विंग का काम है सैन्य अभियानों की सूचना जारी करना, लेकिन चौधरी को भारत के खिलाफ झूठ फैलाने में लगाया गया है। अब वो पानी पर भारत को सांसें बंद करने की धमकी देने लगा। खुलासा हुआ कि पाक सेना का डीजी तो बड़े आतंकी का बेटा है। अहमद शरीफ वैश्विक आतंकी सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद का बेटा है। सुल्तान को यूएन और अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। ओसामा बिन लादेन को इसने रासायनिक और परमाणु हथियारों की जानकारी दी। सुल्तान बशीरुद्दीन पाक के परमाणु ऊर्जा आयोग में वैज्ञानिक था और इसी का फायदा उठाकर उसने ओसामा को जानकारी लीक की। इसके बाद महमूद ने 1999 में उम्मा तामीर नौ की स्थापना की। अलकायदा से संबंधों को लेकर 2011 में इसके संगठन पर बैन लगा दिया गया। 2001 में तालिबान से कथित संबंधों के कारण सुल्तान गिरफ्तार हुआ और सुल्तान बशीरुद्दीन अभी जिंदा है या नहीं इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उसका बेटा अब पाक की सेना में बड़ा अधिकारी जरूर है और 6 दिसंबर 2022 को उसे आईएसपीआर का 22वां प्रमुख बनाया गया और अब यही आतंकी का बेटा भारत को पानी पर धमकी दे रहा है। सुनिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह खुद बता रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तानी सेना और आतंकी एक ही हैं, तभी मिलकर एक दूसरे के जनाजे में भी जाते हैं। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के कारण आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित भी थे। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही है। जो बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं वो ये तस्वीर खुद बयां कर रही है कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे आतंकियों के जनाजे में गई थी। इसलिए आर्मी ने कुछ जीता नहीं है, आर्मी भी हारी है और आतंक भी आ रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊं। इस बात से बहुत नाराज है इमरान खान। इमरान खान कह रहे हैं इस आदमी को जो जेल के बाहर बैठा है इसे फील्ड मार्शल क्यों बनाया है, इसे पाकिस्तान का राजा ही क्यों नहीं बना दिया है। इमरान खान बेशक जेल में है क्योंकि इमरान खान और मुनीर की आपस में बनती नहीं है। इमरान खान ने पहले मुनीर का पत्ता काटा, अब मुनीर की ताकत बढ़ रही है, तो इमरान खान गुस्से में है। भारत से हार के बाद मुनीर ने प्रमोशन का प्रोपेगेंडा चला। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह प्रोपेगेंडा दुनिया में पाक की इज्जत बचाने के लिए,
भारत पर जीत के खिताब में मुनीर फील्ड मार्शल बना दिए गए, लेकिन अब यही पद मुनीर के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। अब पाकिस्तान के नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में सबसे आगे पाक के ही पूर्व पीएम इमरान खान है। जेल से इन्होंने नए फील्ड मार्शल मुनीर पर हमला किया, कहा कि फील्ड मार्शल की जगह खुद को राजा की उपाधि दे देनी थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी वैसे भी जंगल राज ही लागू है। इमरान ने यह सब बातें एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी हैं और हालांकि माना यह जा रहा है कि मुनीर का प्रमोशन तख्ता पलट की आहट है। फील्ड मार्शल बनकर असीम मुनीर सबसे ताकतवर हो गए। मुनीर अब पूरी जिंदगी सेना का हिस्सा रहेंगे, कभी रिटायर नहीं होंगे। अब दावा है कि मुनीर ने खुद ही फील्ड मार्शल बनने का आदेश दिया है, इसलिए पाक में शाहबाज के तख्ता पलट की आशंका बढ़ गई है। और यह बात कोई और नहीं कह रहा है। सुनिए जरा, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज बता रही हैं कि मुनीर कितनी करारी हार हारे हैं। खुद इमरान खान की बहन बता रही हैं कि उनके भाई इमरान क्या कह रहे हैं मुनीर के लिए। सुनिए। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान। पता चला कि कल खबरों में शायद आया होगा कि उन्होंने फील्ड मार्शल का खिताब हुकूमत ने दिया उन्हें, तो उन्होंने कहा देखें जिस मुल्क में जंगल का कानून हो तो उसके अंदर फील्ड मार्शल नहीं, फिर बादशाह सलामत का खिताब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह होना चाहिए। तो ये फील्ड मार्शल काफी नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात। तो पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट हो जाएगा, जनरल राज होगा, क्योंकि अकेले पाकिस्तान में नहीं, भारत के 2 पड़ोसी, पाकिस्तान के बाद क्या बांग्लादेश की बारी है, क्या पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो सकता है। तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं। दरअसल वहां भी आर्मी चीफ बनाम यूनुस हो गया है। वहां के आर्मी चीफ ने यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया है। क्या यह अल्टीमेटम के बाद यूनुस की सत्ता जाने वाली है? अगली तस्वीर देखिए जरा। क्या शेख हसीना, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, शेख हसीना भारत आई थी। यूनुस का तख्ता पलट होगा तो शेख हसीना वापस बांग्लादेश की गद्दी पर बैठेंगी। यह शेख हसीना का हेलीकॉप्टर। शेख हसीना अभी भी फिलहाल भारत में है, लेकिन यूनुस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी भारी उथल पुथल मचा है। जो यूनुस भारत विरोधी बयान देकर सुर्खियों में रहते थे, अब उनके तख्ता पलट की तैयारी है। मतलब बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सेना ने यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। मतलब यूनुस को एहसास करा दिया है कि अब वो बांग्लादेश में कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। सेना और विपक्ष के बढ़ते दबाव से यूनुस भारी टेंशन में है और कह दिया है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या बांग्लादेश में फिर शेख हसीना वापस आने वाली है? तो क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के दिन लद गए हैं? अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसी चारों तरफ खबरें। ये यूनुस और गैंग और ये वहां के आर्मी चीफ। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं और इसकी बड़ी वजह सेना और सरकार के बीच टकराव है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। वकार जमान ने यूनुस सरकार को अवैध तक कह दिया है। कहा बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता की बहुत जरूरत है और यह सिर्फ एक चुनी हुई सरकार के जरिए ही मुमकिन है। गैर निर्वाचित सरकार देश के भविष्य पर फैसला नहीं ले सकती है। आर्मी चीफ ने दिसंबर तक देश में चुनाव कराने को कह दिया है। 1 जनवरी 2026 को बांग्लादेश में नई सरकार सत्ता में हो। सरकार और सेना के बीच टकराव का भारत कनेक्शन भी है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हाल में कई फैसले किए जिनका बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर खराब असर पड़ा है। सेना के विरोध के बावजूद पाक से रक्षा सहयोग और व्यापार इन्होंने बढ़ाया, क्योंकि कट्टरपंथी सरकार और पाकिस्तान परस्त सरकार है। आर्मी चीफ की चेतावनी के बाद भी चीन से नजदीकियां बढ़ाई और भारत से जुड़े व्यापार पर उनकी नीति सेना के खिलाफ है। अल्पसंख्यकों और भीड़ पर हिंसा के खिलाफ सरकार सख्त नहीं है। सेना को लग रहा है कि यूनुस सरकार तानाशाह होने लगी, इसलिए बड़े फैसले न करने और जल्द चुनाव कराने को कहा गया है। छात्र संगठन और विपक्षी पार्टियां भी यूनुस के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। सेना के बढ़ते दखल और देश में बढ़ते विरोध से यूनुस काफी असहज है।
यूनुस ने खुद कहा कि वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात में काम कर पाना मुश्किल हो रहा है। जब तक सभी दल सहमति पर नहीं पहुंच जाते, काम नहीं कर पाएंगे। यूनुस का यह बयान समर्थन जुटाने का उनका आखिरी दांव माना जा रहा है। मतलब यूनुस अपना तख्ता पलट टालने की कोशिश में जुटे हुए हैं इस वक्त। हालात ये हैं। और खुद आज गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ बांग्लादेश को लेकर कहा है, वो सुनिए। 1971 के हम पर थोपे गए युद्ध में बीएसएफ के जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है, ना कभी बांग्लादेश ने भूलना चाहिए। बांग्लादेश के सृजन में बीएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए, हमारी भूमिका क्या थी उनके स्थापना और निर्माण में, आईना दिखाया। लेकिन अगर तख्ता पलट बांग्लादेश में हो जाएगा तो आखिर सत्ता में कौन आएगा, कुर्सी में कौन बैठेगा? शेख हसीना बैठेंगी, खालिदा जिया बैठेंगी, या फिर आर्मी चीफ खुद बैठ जाएंगे? क्योंकि बांग्लादेश में पहली बार तख्ता पलट नहीं हो रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का हाल बहुत अलग नहीं है मार्शल लॉ में और मार्शल रूल में। सबसे पहले बात, क्या शेख हसीना की वापसी होगी? 2024 में जनता के गुस्से के चलते शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ा। तब सेना ने ही शेख हसीना को भारत भेजने का इंतजाम किया। एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था कर लोकतंत्र को पटरी पर लाना था। साथ ही कोशिश यह थी कि छात्र और जनता के विरोध को शांत किया जाए। बांग्लादेश में यूनुस सरकार से लोग काफी नाखुश और असंतुष्ट थे। शेख हसीना के खिलाफ जनता का भी गुस्सा ठंडा पड़ चुका है अभी। ऐसे में शेख हसीना की वापसी की संभावनाएं बन सकती हैं और वो देश में फिर से चुनाव भी लड़ सकती हैं। अगला नाम है खालिदा जिया का। क्या सत्ता में लौटेंगी खालिदा? खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश की पीएम रह चुकी हैं। हसीना की सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा, लेकिन यूनुस की अंतरिम सरकार बनते ही खालिदा की रिहाई हो गई जेल से। खालिदा शुरू में तो खुलकर यूनुस सरकार के साथ थी, लेकिन वो और उनकी पार्टी अब सीधे सत्ता में आना चाहते हैं। हाल में लंदन से लौटते ही खालिदा ने बड़ा ऐलान किया और अंतरिम सरकार को दिसंबर तक चुनाव कराने को कहा है। खालिदा की कोशिश है कि वो चौथी बार सत्ता में लौटें। इसके लिए वो प्रचार और यूनुस पर दबाव बढ़ा रही हैं। तीसरा नाम है, बांग्लादेश में क्या आर्मी शासन लगे? मोहम्मद यूनुस अगर दबाव में इस्तीफा दे देते हैं तो देश की कमान सेना अपने हाथ में ले सकती है, जैसे हसीना के देश छोड़ते वक्त हुआ था। अगर यूनुस इस्तीफा नहीं देते हैं तो तख्ता पलट भी हो सकता है, यानी आर्मी चीफ वकार जमान सत्ता हाथ में ले सकते हैं। बांग्लादेश में 29 सैन्य तख्ता पलट हो चुके हैं। सोचिए, पाकिस्तान से ज्यादा तख्ता पलट बांग्लादेश में हो चुका है, 29 बार तख्ता पलट। इसलिए फिर सेना सत्ता पर कब्जा जमा सकती है। यह है बांग्लादेश का हाल। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पूर्व विदेश सचिव अशोक कांता साहब क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश हमारे लिए मित्र देश रहा है और मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि आगे भी वहाँ जाकर जो अंदरूनी परिस्थिति है वो इस तरह से आगे उसका बदलाव आएगा कि हमारी तरफ से संबंध ठीक रहेंगे। बांग्लादेश 1971 में बना और जहाँ तक भारत बांग्लादेश का संबंध है, पिछले 1 दशक से ज़्यादा संबंध काफ़ी अच्छे रहे। अभी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारत ओवर रिएक्ट नहीं करेगा और हम लोग की कोशिश जारी रहेगी कि कैसे संबंध में फिर से सुधार आए। तो बेशक भारत कोई प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन भारत के पड़ोस में सब कुछ नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है। इसलिए भारत को अपनी तैयारी खुद करनी है कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है। पाकिस्तान में सियासी हालात आप देख रहे हैं, सेना की स्थिति क्या है वो देख रहे हैं और आतंक के हालात देख रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के हालात देख रहे हैं। इसलिए भारत ने तैयारी शुरू की है, अपनी सुरक्षा खुद करनी है। खबर यह है कि एनएसए अजीत डोभाल, अगली तस्वीर दिखाऊं, जाने वाले हैं रूस जाएंगे। रूस जाने के पीछे वजह क्या है? रूस जाने के पीछे वजह है, अगली तस्वीर में देखिए जरा, भारत का वो ब्रह्मास्त्र S-400 और S-500। क्या भारत S-500 लेने की तैयारी कर रहा है? S-400 भारत के पास है। खबर यह है कुछ और S-400 भारत आने वाले हैं। इससे भारत की सुरक्षा और अचूक हो जाएगी सरहद की।
तो एनएसए अजीत डोभाल रूस जाएंगे। रूस जाने के पीछे कई वजह बताई जा रही है। रूसी मीडिया में भी खबर चल रही है कि डोभाल रूस जाने वाले हैं। सीज फायर के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आतंक पर चल रहे एक्शन के बीच एनएसए रूस जा रहे हैं और अगले हफ्ते डोभाल रूस का दौरा कर सकते हैं। अजीत डोभाल का यह रूस दौरा बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान कई डिफेंस डील पर बात हो सकती है। रूस ने भारत को S-500 से संयुक्त उत्पादन का ऑफर दिया है कि आइए भारत और रूस मिलकर S-400 तो हमने दे दिया है, S-500 बनाते हैं। और माना जा रहा है कि डोभाल इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। S-500 अंतरिक्ष तक मार करने वाला एयर डिफेंस है और इसके अलावा रूस से S-400 पर बातचीत हो सकती है। 2018 में भारत ने रूस को 5 S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। रूस के साथ यह रक्षा सौदा करीब 35,000 करोड़ में हुआ था और इस सौदे के तहत अभी सिर्फ 3 एयर डिफेंस भारत को मिले और 2 S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी अभी बाकी है। एनएसए डोभाल जल्द डिलीवरी को लेकर दबाव भी बना सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जल्द ही एनएसए अजीत डोभाल रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। रूस के दौरे पर डोभाल साहब जाएंगे, लेकिन रूस भारत का बहुत करीबी मित्र है, इसलिए हमने पाकिस्तान को पीटा और पीटने के बाद अपना डेलीगेशन रूस भेजा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। रूस में भारत का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है। वैसे तो दुनिया के अलग अलग देशों में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, लेकिन यह तस्वीर आप देख रहे हैं, रूस पहुंचा है। रूस पहुंचने का मकसद यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम रूस को भी बता सकें कि आखिर हमने पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया है। पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए भारत के डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में जा रहे हैं। 6 सांसदों का एक डेलीगेशन रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा है। इस डेलीगेशन की अगुवाई डीएमके सांसद कनिमोझी कर रही है। डेलीगेशन का विमान का 45 मिनट तक आसमान में विमान चक्कर काटता रहा क्योंकि यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन से मॉस्को पर हमला बोल दिया था। पूरी सुरक्षा के बाद विमान की लैंडिंग कराई गई। भारतीय डेलीगेशन ने रूसी सांसदों से मुलाकात की, पहलगाम आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। भारतीय सांसदों का एक और डेलीगेशन यूएई पहुंच गया है। इस डेलीगेशन की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। डेलीगेशन में दिल्ली की बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी हैं और सांसदों ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। अबू धाबी के स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यह मंदिर 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। सांसदों ने गुरुद्वारे में जाकर शीश भी झुकाया। यूएई में भारतीय डेलीगेशन शेख जायद ग्रैंड मस्जिद भी पहुंचा है और शेख जायद ग्रैंड मस्जिद यूएई की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। सफेद रंग की यह शानदार मस्जिद 30 एकड़ में बनी है। करीब 45,000 लोग एक साथ यहां नमाज पढ़ सकते हैं। भारतीय सांसदों का एक और प्रतिनिधिमंडल जापान भी पहुंचा है। जापानी सांसदों को पहलगाम हमले की तस्वीरें दिखाई हैं। आतंकियों के जनाजे में पाक सेना के अधिकारियों की तस्वीरें भी सामने रखी हैं। जापान ने आतंकवाद को लेकर भारत के रुख और उसके एक्शन का समर्थन किया है। आइए आपको सुनवाता हूं जो सांसद रूस यूएई पहुंचे, सुनिए क्या कह रहे हैं। पहलगाम का की पीड़ा साझा करने आई हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उल्लास मनाने आई हूं और आपके साथ आगे का रोड मैप डिस्कस करने आए हैं। इस मंच से खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, सिंदूर न्याय का नया पर्याय है, सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है और इसके लिए भारतीय सेना के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूं। टेररिज्म को लेकर के जो एक वर्ल्ड में व्यू है, अभी तक ये लगता था कि अटैक होता है, कहीं कुछ लोग होता होगा, लेकिन अब जब सारा चीज़ ये लोग भी अवेयर हो रहे हैं, हमसे डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग भी दिखा रहे हैं उनको, तो कहीं न कहीं इसका ये मैसेज गया है कि नहीं, ये तो पाकिस्तान का स्टेट पॉलिसी ही है, वो पूरा पाकिस्तान इसी पर थ्राइव करता है। हम सभी लोग यहाँ पर एक मैसेज लेके आए हैं, क्लियर मैसेज टेररिज्म के अगेंस्ट में, और ये मैसेज लेकर आज यूएई अबू धाबी में हम थे, कल दुबई में, फिर कल परसों अफ्रीका के अलग अलग देशों में हम जाएंगे। आतंकवाद के विरुद्ध ये युद्ध चल रहा है, इसमें हम अकेले नहीं हैं, जापान हमारे साथ है और इसके बाद यह दल जो है यह विभिन्न 4 देशों में जाएगा और मैं आशा करती हूँ कि उन 4 देशों में भी हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। पाकिस्तान देखिए आतंक के साथ साथ एक और खेल खेल रहा है। वो खेल है जासूसी का। आतंकी भी भेज रहा है
और भारत में लोगों को फंसाकर जासूस भी बना रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, गजाला, ज्योति मल्होत्रा और दानिश, यह पूरा हनी ट्रैप का खेल कैसे चल रहा है, तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताता हूं किसे ट्रैप करने के लिए किसे लगाया गया। पाकिस्तान के इस गंदे खेल को समझिए जरा। पूरी हनी ट्रैप का संस्थान चला रहा है पाकिस्तान जासूस बनाने के लिए। इधर तस्वीर देखिए, यह आप देख रहे हैं ज्योति मल्होत्रा को फंसाने के लिए पाकिस्तान के अधिकारी दानिश को लगाया गया। वाराणसी के तुफैल को फंसाने के लिए पाक सेना के अफसर की पत्नी नफीसा को लगाया गया। हारून को, जो दिल्ली में रहने वाला हारून को जासूस बनाने के लिए हारून की दूसरी बीवी सुमायरा जो पाकिस्तानी थी उसे लगाया गया। उसे पता भी नहीं था जिससे शादी कर रहा हूं वो जासूस। अगली देखिए, और गजाला जो पंजाब मलेरकोटला की थी उसके लिए दानिश को लगाया गया जो पाक अधिकारी था। यह है पाकिस्तान का पूरा हनी ट्रैप का अड्डा। और दानिश के बारे में मैं आपको बताऊं, जो दानिश भारत में पाकिस्तानी दूतावास में था, इसके बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि दानिश बेशक पाक उच्चायोग में काम कर रहा था, लेकिन यह कोई उच्चायोग का कर्मचारी नहीं था। इसका ताल्लुक पाकिस्तानी सेना से है। यानी पाकिस्तान अपनी सेना के लोगों को आतंकी बनाकर भेजता है, मूसा बनाकर पहलगाम में, और इन्हीं सेना के लोगों को कर्मचारी बनाकर भेजता है जासूसी के लिए। ज्योति मल्होत्रा पाक उच्चायोग में जिस अधिकारी से मिलने जाती थी और पाकिस्तान जिसे भारत में अपना वीजा अधिकारी बता रहा था, वो दानिश दरअसल ISI का एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी था। दिल्ली पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ और उसका काम भारतीय लोगों को जासूसी नेटवर्क में शामिल करना था। पाकिस्तान उच्चायोग में रहकर वो जासूसी और जासूसों को भर्ती करता था, फिर उन्हें यहां सिम कार्ड और पाक का वीजा दिलाता था। वो पाकिस्तान में सीनियर ISI अधिकारी को रिपोर्ट करता था और उसे भारत भेजने के पीछे पाकिस्तान की सरकार और ISI थी। दानिश का पासपोर्ट इस्लामाबाद में जारी किया गया था और उसे पहली बार 2022 में भारत के लिए वीजा दिया गया था। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका नाम आया। भारत की एजेंसियों को उसकी संदिग्ध भूमिका की जानकारी मिली और पता चला कि पाक उच्चायोग में रहकर जासूसी करा रहा था। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला था और पैसों का लालच देकर लोगों से देश विरोधी काम करा रहा था। यह जानकारी मिलते ही 13 मई को इसे भारत से निकाल दिया गया, क्योंकि दूतावास से जुड़ा हुआ था और दूतावास के कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सकता है। अब सवाल यह है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत ज्योति के घर तक पहुंचा है क्योंकि इसकी पहली शिकार ज्योति थी। ज्योति का इस्तेमाल किया इसने। ये ज्योति का घर हरियाणा के हिसार में है, वहां रिपब्लिक भारत पहुंचा। ज्योति अभी गिरफ्त में है, लेकिन आपको बताऊं ज्योति को 9 राज्यों की पुलिस खोज रही है। 9 राज्यों की पुलिस ज्योति से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि ज्योति अलग अलग राज्यों में गई है, कौन कौन सी सूचना पाकिस्तान तक पहुंचाई और राज्यों को अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पाक से जुड़े बॉर्डर पर जा चुकी है वो। इसी साल ज्योति पहलगाम टूर पर गई थी। पहलगाम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर उसने डाले हैं। जब पहलगाम में हमला हुआ तब पाकिस्तान में थी। पुलिस एजेंसियों का टेरर कनेक्शन का शक है। पंजाब पुलिस खोज रही है। अटारी वाघा बॉर्डर पर पार करने कई वीडियो डाले उसने। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर गई थी, वहां के वीडियो बनाए। बाद में पाकिस्तान में लाहौर और करतारपुर गई थी। और क्या पंजाब से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को दी थी। राजस्थान पुलिस भी पूछताछ करना चाहती है। ज्योति राजस्थान में भी पाक बॉर्डर तक गई थी। बाड़मेर के थार रेगिस्तान घूमी और वीडियो बनाए। मुनाबाव स्टेशन जैसे प्रतिबंधित इलाकों का वीडियो बनाया। वीडियो में बॉर्डर और सैन्य ठिकानों की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस भी पूछताछ करेगी। ज्योति दिल्ली में किराए के कमरे में रहती थी। पाक उच्चायोग में इफ्तार और कई पार्टियों में गई है। ऐतिहासिक इमारतों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर डाले। क्या राजधानी की भी कोई खास जानकारी पाकिस्तान को दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूछताछ कर सकती है। अयोध्या और वृंदावन यात्रा के वीडियो अपलोड किए ज्योति ने। धार्मिक जगहों की सुरक्षा का ब्यौरा दिया है। 12 दिन तक वाराणसी के मुस्लिम इलाकों में घूमी है। मध्य प्रदेश पुलिस भी सवाल जवाब करेगी। ज्योति उज्जैन के महाकाल मंदिर भी गई। महाकाल मंदिर के कई वीडियो बनाए और शेयर किए। उज्जैन हिंदू तीर्थयात्रियों भक्तों का बड़ा गढ़ है। पहलगाम आतंकी हमले में भी हिंदू निशाना बनाए गए, तो क्या हिंदुओं के खिलाफ वो किसी प्लान का हिस्सा थी। महाराष्ट्र पुलिस खुद
पूछताछ करेगी न सिर्फ ज्योति से, ऐसे बाकी यूट्यूबर से भी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के इलाकों में भी ज्योति ने वीडियो बनाए, समंदर और कई धार्मिक स्थलों में भी ज्योति घूमी थी। क्या ज्योति के टूर के पीछे कोई खास टारगेट था? पश्चिम बंगाल पुलिस भी पूछताछ कर सकती है। कोलकाता और बंगाल के इलाकों में ज्योति घूमी है और उसके वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर डाले हैं। अब आपको सुनवाता हूं, रिपब्लिक ज्योति के घर तक पहुंचा, उनके पिताजी से बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं। 5 दिन उन्होंने पहले डिमांड ले ली, तो उसके बाद में अब क्या लेना था? अब 4 दिन का क्या जरूरत थी? जरूरत ही नहीं थी। अब तो 4 दिन में कुछ, 5 दिन में कुछ नहीं मिला, तो अब 4 दिन में क्या मिलेगा? मेरे को तो दिल्ली की क्या क्या करती, मैं 2 दिन में आ जाऊंगी, 1 दिन में आ जाऊंगी। ये यहाँ जाती तो मैं जाने भी नहीं देता, पाकिस्तान से तो जान भी नहीं देता मैं उसको। कभी बोला हो कि हमको पाकिस्तान जाना है या हमको इंडोनेशिया जाना है, विदेश जाना है, ऐसा आपको कभी लगा? ना जी ना, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इतनी हमारी गुंजाइश ही नहीं है जो ऐसा बेटी कर सकती। अब सोचिए, सिर्फ अकेले ज्योति नहीं, दानिश के लिए ट्रैप की गई। 2 तस्वीरें और देख रहे हैं, हारून और तुफैल, इनके लिए भी पाकिस्तान ने हनी ट्रैप लगा रखा था और इन्हें पता ही नहीं था, ये जासूसी कर रहे थे। देखिए जरा इनके लिए हनी ट्रैप था कौन। सबसे पहले तुफैल को देखिए, ये तुफैल है। यूपी एटीएस ने वाराणसी से जासूस तुफैल को गिरफ्तार किया है। तुफैल के मोबाइल फोन से 600 पाकिस्तानी नंबर मिले। एक नंबर पाकिस्तानी महिला नफीसा का मिला है। नफीसा पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी की पत्नी है। तुफैल ने उसे ज्ञानव्यापी नमो घाट की जानकारी भेजी, दिल्ली के राजघाट, जामा मस्जिद, लाल किले के वीडियो भेजे। धार्मिक यात्राओं के बहाने तुफैल देश की मस्जिदों में जाता और बाबरी का बदला लेने की बात कहकर उकसाता था। उसने देश विरोधी वीडियो पोस्ट करने की बात कबूली है। तुफैल के घर से कई डायरियां और संदिग्ध दस्तावेज मिले। अगला नाम है मोहम्मद हारून का। यूपी एटीएस ने दिल्ली से जासूस हारून को गिरफ्तार किया है। हारून पाकिस्तान उच्चायोग में मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में था। मुजम्मिल को हाल ही में देश से निकाल दिया गया, भारत से। मुजम्मिल के इशारे पर हारून जासूसी का नेटवर्क बढ़ा रहा था और पाक का वीजा दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करता था। हारून की पाकिस्तान की गहरी रिश्तेदारी भी सामने आई है। पाक में नेटवर्क बढ़ाने के लिए उसने वहां दूसरी शादी की। भारत में पत्नी थी, फिर भी पाक में सुमायरा से शादी की। वो बार बार पाकिस्तान जाता था और आईएसआई को खुफिया जानकारी देता था। पहलगाम हमले से पहले 5 अप्रैल को वो पाकिस्तान गया था और हमले के बाद 25 अप्रैल को वापस पाकिस्तान से लौटा है। अब तुफैल और हारून का परिवार क्या कह रहा है वो सुनिए। बिल्कुल ये न्यायालय में ये मामला चलेगा। दोषी है अगर तो क्या होना चाहिए? दोषी है तो भाई उसको सजा मिलनी चाहिए। शर्मिंदगी हो रही है, क्यों नहीं हो रही? पछतावा हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे उससे समझाते, उसे कहते कि भैया ये सब काम नहीं करना चाहिए, ये सब काम गलत है, बिल्कुल अपराध है, ये अपराध नहीं करना चाहिए। सारे बेबुनियाद आरोप हैं, बेबुनियाद आरोप हैं। हारून किस टाइप का इंसान था, क्या काम करता है? ये तो आप मोहल्ले वाले से पूछो ना, आप परिवार के हैं ना, तो अरे तो हम तो उनकी तारीफ करेंगे। आप मोहल्ले वाले पूछो कैसे इंसान थे वो, लोगों की हेल्प करने वाले बंदे हैं वो। शादी हुई है उनकी पाकिस्तान, ये बात तो हम बहुत बार की, शादी हो चुकी है वहाँ पर, ठीक है ना। और वो छोड़ने वाले थे उसे, क्योंकि वो परेशान हो गए थे। अब उन्होंने खर्चा पानी दे के उसे छोड़ो। परेशान क्यों हो गए थे? वो उनके माँ बाप नहीं थे ना उनके लड़की के, और उस समय बड़ी थी घर में। पाकिस्तान में शादी कर रखी उसने। अच्छा, कब हुई थी शादी? ये पता ना क्या साल हो गए। अच्छा, पाकिस्तानी एम्बेसी में भी दोस्ती थी? दोस्ती वीजा लेता था वो। अच्छा। वीजा लेकर उससे जाता था। हाँ। वो दोस्ती हो गई होगी। हाँ। है उस दोस्ती का ये नतीजा मिल रहा है। आप लोगों की क्या रिश्तेदारी थी? मेरी 2 नंदे हैं वहाँ पे, परिवार है पूरा। अच्छा। मेरे चाचा ससुर फूफिया सब मेरे वहाँ पाकिस्तान में। अभी तो आया 25 तारीख को। अच्छा। जब ये वो हुई है ना ये, हाँ। पाकिस्तानी यहाँ जाओ, यहाँ के वहाँ चले जाओ। जब अभी कहाँ है हारून की पत्नी? अभी कहाँ है? हारून वहीं गई है, उसकी पत्नी। जिस तरह से दानिश लोगों को जासूसी के जाल में फंसा रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सेना से जुड़ा हुआ था, उसी तरह यह आतंकी जो आप देख रहे हैं, आतंकी मूसा जो पहलगाम में गोलियां चला रहा था, बेगुनाहों को मारा, है तो आतंकी, लेकिन यह पाकिस्तानी सेना में था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इनके ऊपर 20-20 लाख का इनाम रखा गया है। इनका पता बताने वाले को 20 लाख दिए जाएंगे और उनकी पहचान भी नहीं बताई जाएगी, छिपा कर रखी जाएगी। अब आतंकियों की तलाश में सेना ऑपरेशन चला रही है। अगली तस्वीर देखिए, सेना का ऑपरेशन चल रहा है लगातार, अलग अलग जगह एनकाउंटर भी हो रहे हैं, लेकिन
पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमला किया था कि वो आतंकी आखिर कहां गए, सवाल ये। आपको बताऊं, ये आतंकी कहां जा सकते हैं जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया। देखिए, ये वो आतंकी हैं पहलगाम हमले वाले, और इन्हें सेना भी तलाश रही है। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। पहलगाम हमले को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन तीनों आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए। 3 आतंकियों में एक कश्मीर का है, 2 पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हाशिम मूसा और अली भाई पाकिस्तान के नागरिक हैं। आदिल हुसैन कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। 3 आतंकियों पर 20-20 लाख का इनाम रखा गया है। हाशिम मूसा पाकिस्तान की सेना में कमांडो रह चुका है। मूसा अभी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है। मूसा ही पहलगाम हमले को लीड भी कर रहा था। कश्मीर का आदिल निजी स्कूल में टीचर था और 7 साल पहले पाकिस्तान चला गया और लश्कर से जुड़ गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से कश्मीर में ऑपरेशन चल रहे हैं। सेना ने अब तक 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पहलगाम हमले के आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम की बायसरन घाटी 2 तरफ से पहाड़ों से घिरी है। दोनों तरफ घने जंगल हैं। बाईं तरफ का जंगल किश्तवाड़ की पहाड़ी तक फैला है और दाईं तरफ त्राल का जंगल और पहाड़ी है। त्राल के जंगलों को आतंकियों के छिपने के लिए सेफ जगह माना जाता है। दावा है कि यहां कुछ स्थानीय लोग उनकी मदद करते हैं। पहलगाम से त्राल का सड़क से रास्ता करीब 55 किलोमीटर है। जंगल के रास्ते यह दूरी 20 किलोमीटर रह जाती है। आशंका है कि आतंकी इसी रास्ते से बायसरन घाटी आए होंगे और 30 दिन बाद भी पहलगाम के आतंकी फरार हैं। आशंका है कि लोकल सपोर्ट से आतंकी या तो जंगल में छिपे हो सकते हैं या फिर आतंकी जंगल के रास्ते पाकिस्तान भाग गए हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं। आतंकी ढूंढे जाएंगे जहां भी होंगे और मारे भी जाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान में बैठे थे बेफिक्र होकर वो भी मारे गए हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं, और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। योगी को आपने सुना। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी सेना रोष पिट रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान में प्रदर्शन हो रहा है, वहां सेना रोष पिट रही है। पीछे वर्दी है, दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है, दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है। हर रोज बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लोगों की हत्या हो रही है। पिछले सालों में बलूचिस्तान में हिंसा तेजी से बढ़ गई। मीडिया की ताजा रिपोर्ट्स में कई बड़े खुलासे किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां हर तीसरे दिन एक हत्या हो रही है। बलूचिस्तान में जिनकी हत्या की जा रही है वो गैर बलूचिस्तानी है, जिसका सीधा मतलब है कि बलूच विद्रोही इन्हें निशाना बना रहे हैं। यह आंकड़ा आम नागरिकों का है, सुरक्षा बलों के जवान शामिल नहीं है, यानी पाकिस्तानी जवान अलग मारे जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी रह रहा है बलूचिस्तान में वो भी मारा जा रहा है, हर 3 दिन में एक। बलूचिस्तान की रिपोर्ट्स पाक के प्रमुख अखबार डॉन में छापी गई है। ब्रिटेन की एक गैर सरकारी संस्था एओएवी ने भी ये आंकड़े जारी किए हैं और एओएवी के मुताबिक 2023 के मुकाबले 2024 में 11% ज्यादा हिंसा हुई है, जिसका सीधा मतलब है पाकिस्तान सरकार कमजोर पड़ रही है। बीएलए जैसे विद्रोही संगठन पाक सुरक्षा कर्मियों पर भारी पड़ रहे हैं। एओएवी की रिपोर्ट में पाकिस्तान 15 देशों में 7वें पायदान पर है, जहां विस्फोटक हथियारों से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। सुनिए जरा बलूचिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, बलूचिस्तान की बेटी क्या कह रही है, वो सुनिए।
आपका उम्र पढ़ाई का है, आपको स्कूल में होना चाहिए, आप रोड पे क्या कर रही हो? वही फौज जालिम जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी तो उसके बच्चों के जितने हैं, हमें भी तालीम सीखना है। उसके बच्चों ने तालीम सीख के बड़े बड़े होकर अफसर बन गए हैं। ये हमें कहते हैं आप लोग सड़कों पर मत बैठो, जाओ अपने घर में। हम बोलते हैं नहीं जाएंगे जब तक हमारे तमाम लापता भाइयों को मज़े पर नहीं लाए। अगर दोबारा अम्मी और भाई को लापता कर दिया तो फिर मैं भी इसी तरह रोड में बैठूंगी। अगर मेरा अब्बू ऑफिस जाता है, मेरा अब्बू ऑफिस जाता, फिर भी मैं पैदल आऊंगी, खुद आऊंगी। जैसे मुझे चोर पकड़े, जो भी पकड़े, मैं खुद आऊंगी, रोड पे बैठूंगी, अपने भाई और अम्मी के लिए आवाज उठाऊंगी। तो राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, खबर और बात कोरोना की। कोरोना ने दस्तक दे दी है कई राज्यों में, जो जानकारी सामने मिल रही है, कई देशों में भी कोरोना से संकट बढ़ गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अस्पतालों में तैयारी शुरू कर दी है। क्या ये किसी टेंशन की आहट है? दरअसल कोरोना को लेकर सरकारें भी एक्टिव हो गई हैं, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक्टिव हो गए। जरा देखिए किस राज्य में कोरोना से क्या हालात है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दिल्ली, देश भर में कोरोना अपना पांव पसारने लगा है। सबसे पहले दिल्ली की बात कर रहा हूं। अब तक कोरोना के 275 से ज्यादा केस देश में आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली प्रशासन ने सभी कोरोना मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया है। इस तरह दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 25 पार पहुंच गई। गुजरात देखिए, गुजरात में कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं और अहमदाबाद में 13, अहमदाबाद ग्रामीण में 1 केस मिला है। राजकोट में 1 कोरोना मरीज की पहचान की गई है। अब तक फिलहाल इन सभी का इलाज उनके घर पर हो रहा है और इन मरीजों में ओमिक्रॉन का JN1 वेरिएंट पाया गया है। महाराष्ट्र में भी कोरोना से लोगों में दहशत है। मायानगरी मुंबई में कोरोना के 2 गंभीर मरीज मिले और मुंबई के अस्पताल में दोनों मरीजों की मौत की खबर भी आई। हालांकि डॉक्टरों ने कोरोना से मौत से इनकार कर दिया है। हरियाणा में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम में कोविड के नए मामले मिले हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने इमरजेंसी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रोहतक के PGIMS में कोविड के लिए 10 बेड रिजर्व कर दिए गए, जबकि कोरोना मरीजों के लिए 2 बेड डे केयर में रिजर्व किए गए। खबर है कि राज्य सरकार ने डॉक्टर की स्पेशल ड्यूटी भी शुरू कर दी है। एशिया की बात करें, दरअसल एशिया के कुछ देशों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। संकेत है कि इन्हीं देशों से कोरोना का संक्रमण भारत आया है। इन देशों में सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच 3000 से ज्यादा मरीज मिले। सिंगापुर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 28% बढ़ गई है। सिंगापुर में अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक कोरोना के 11 मरीज थे। हांगकांग में इस साल 81 मरीज मिले, जिनमें 30 की मौत हो गई है। और चीन, थाईलैंड में अलर्ट जारी है, यहां मरीजों की संख्या स्पष्ट नहीं है। इस वेरिएंट के बारे में आपको बताऊं, भारत के मरीजों में JN1 वेरिएंट मिला है, जो कोरोना के ओमिक्रॉन BA.2.86 का वंशज है। JN1 वेरिएंट का पहला केस 2023 में सामने आया। अगस्त 2023 में अमेरिका में पहली बार इसे पाया गया था। JN.1 वेरिएंट की खासियत यह है कि इसके लगभग 30 म्यूटेशन है, इसलिए कोरोना का JN1 वेरिएंट तेजी से फैलने की क्षमता भी रखता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सुरंजीत चटर्जी और पंकज सिंह। कोल्ड एंड कफ के मरीज ज़रूर आ रहे हैं, वो हमेशा ही आते रहे हैं। पर जहाँ तक अब कोविड की बात करें, कोविड का नंबर्स तो बहुत ही कम है, जिसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं स्पोरैडिक केसेस। कोई भी नंबर्स ऐसे खतरनाक नहीं है। कई बार हम लोग मरीज में जिनमें हम टेस्ट भी कर रहे हैं, उनमें भी नेगेटिव आ रहा है। बहुत ही रेयर केसेस में पॉजिटिव आ रहा है, और वो भी जो केसेस हैं वो भी कोई सीरियस नहीं हो रहे हैं। मोस्टली ICU हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरत नहीं हो रही है। कोरोना के टोटल दिल्ली में 23 केस आए थे और वो प्राइवेट लैबों में से आए हैं। दिल्ली सरकार इसको पहले देखना चाह रही है कि ये पेशेंट दिल्ली के थे कि दिल्ली से बाहर से आए थे। हमारी सारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। और आइए अब एक अच्छी खबर आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो कर सकते थे। ये आप PM मोदी को देख रहे हैं और ये मॉरिशस के PM को देख रहे हैं, राम गुलाम। PM ने क्या किया, इनका एक आइलैंड जो अंग्रेजों के कब्जे में था, ब्रिटेन के कब्जे में, वो इन्हें दिलवा दिया।
ये है वो आइलैंड चागोस। चागोस अब तक कब्जे में था ब्रिटेन के। कैसे ब्रिटेन के कब्जे से वापस मॉरिशस को प्रधानमंत्री ने दिलवाया है, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड मॉरिशस को सौंप दिया है। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच इस पर समझौता हो गया है। ब्रिटेन की तरफ से प्रधानमंत्री स्टारमर ने साइन कर दिया है, जबकि मॉरिशस की तरफ से पीएम रामगुलाम ने साइन किए हैं। दोनों पीएम ने डिजिटल समारोह में समझौते पर हस्ताक्षर किए। चागोस आइलैंड पर बहुत ही अहम डिएगो गार्सिया जैसा द्वीप है। डिएगो द्वीप पर ब्रिटेन अमेरिका का संयुक्त नौसैनिक अड्डा भी है। इस सौदे को 21वीं सदी का बड़ा ऐतिहासिक समझौता माना जा रहा है और जिसमें पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। जब पूरी दुनिया इस पर चुप थी, तब मोदी ने इसे लौटाने की वकालत की थी। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मॉरिशस की मांग का समर्थन करते रहे थे और यही वजह है कि 2024 में ब्रिटेन मॉरिशस में सहमति बनी तो भारत वहां मौजूद था। चागोस द्वीप समूह भारत के लिए भी अहम है क्योंकि यह हिंद महासागर में है, जो सामरिक संतुलन और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करेगा। आइलैंड मिलने के बाद मॉरिशस ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया किया। कहा भारत की लगातार कूटनीतिक सहायता और भरोसे ने इस संघर्ष को इस मुकाम तक पहुंचा दिया और इसकी वापसी मॉरिशस के लिए आत्मसम्मान की वापसी है। भारत के लिए एक नैतिक जीत है जो उसको दर्शाती है। भारत सरकार ने भी इस पर अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा लंबे समय से चले आ रहे विवाद का शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित समाधान हो गया है। क्या है इसका इतिहास आपको बताऊं। चागोस आइलैंड ब्रिटेन के उपनिवेशवाद का उदाहरण था। ब्रिटेन ने मॉरिशस के इस आइलैंड पर 1814 में कब्जा किया था। 1965 में मॉरिशस को ब्रिटेन के औपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाई, लेकिन ब्रिटेन ने मॉरिशस का यह द्वीप छोड़ा नहीं था, उसे लौटाया नहीं और वहां से हजारों लोगों को निकालकर बड़ा नौसैनिक अड्डा बना दिया यहां पर। अब ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह वापस मॉरिशस को सौंप दिया है, लेकिन चागोस आइलैंड पर नौसैनिक अड्डा बरकरार रहेगा। ब्रिटेन इसके लिए मॉरिशस से 99 साल का करार करेगा। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने लिखा, मैं डिएगो गार्सिया पर संयुक्त यूके यूएस बेस को सुरक्षित करने के लिए कुछ शुक्रिया अदा करता हूं। एक समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए इसके लिए। आइए अब बारी है आज के सूत्र की। आइए आपको बताता हूं आज सूत्र में क्या है खास। आज का सूत्र है, असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। बुद्धिमान लोग अपने लिए मौके पैदा करते हैं और हर चीज को मुमकिन बना देते हैं। जिंदगी का यह सूत्र दिया था फ्रांस के महान सेनापति और सम्राट नेपोलियन ने। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में हुआ था। कहा यह जाता है कि जंग के मैदान में नेपोलियन 40,000 योद्धाओं के बराबर थे। उनके माता पिता ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन नेपोलियन पढ़ने और सोच में बहुत तेज थे। बचपन से ही उन्होंने तय कर लिया था कि बनूंगा तो बड़ा सेनापति ही। वो आर्मी जैसी ड्रेस पहनते थे, सेना की रणनीति वाली किताबें पढ़ते थे। जब छोटे थे तभी पिता की मौत हो गई और फ्रांस में क्रांति शुरू हो गई। ऐसी हालत में जिंदगी बचा पाना भी मुश्किल था, लेकिन नेपोलियन ने हिम्मत नहीं हारी। 16 साल की उम्र में वो फ्रांस के सेना में लेफ्टिनेंट बन गए। 24 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल। फिर तो नेपोलियन ने जंग में बहादुरी और नेतृत्व की मिसाल पेश कर दी। सबसे मुश्किल लड़ाई की नेपोलियन खुद अगुवाई करते और सालों की मेहनत और तैयारी को जंग में दिखाते। नेपोलियन ने अपनी जिंदगी में 60 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और 53 जीती 60 में से। सबसे मशहूर 1805 की ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई है, जिसमें 65,000 सैनिकों के साथ नेपोलियन मोर्चे पर उतरे और रूस और ऑस्ट्रिया की 1 लाख की सेना को हरा दिया। बाद में नेपोलियन ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया। सम्राट बनने के बाद कानून, शिक्षा और प्रशासन में भी सुधार किया, जिसके चलते नेपोलियन ने सालों तक पूरे यूरोप पर राज किया। नेपोलियन ने जिंदगी, जंग और कामयाबी के कई सूत्र दिए, जिनमें से एक है, मनुष्य का असली चरित्र मुश्किल वक्त में सामने आता है। कोई कड़ी चुनौती में बिखरता है और कोई निखरता है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ